इकरा स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम देख रहे थे वैदिक काल को, और वैदिक काल में मैंने पूर्व वैदिक काल पढ़ा दिया आपको। पूर्व वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल की शुरुआत होती है। अगर देखा जाए तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की जो समय अवधि है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और इसी अवधि के अंतर्गत जो उत्तर वैदिक काल में मतलब जो कुछ हम देखेंगे क्या बदलाव हुआ, पूर्व वैदिक काल से तुलना करके पढ़ेंगे इसको, ताकि अच्छे से इसको हम याद रख सकें और पढ़ सकें। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अगर देखा जाए उत्तर वैदिक काल का, तो उत्तर वैदिक काल को अगर देखें तो राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन, 4 भागों में इसको डिवाइड करके हम पढ़ेंगे टेबल के माध्यम से, ताकि याद करने में हमको आसानी होगी और बहुत आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं। अगर देखा जाए उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक जीवन की, तो देखेंगे यहाँ से शुरू करते हैं इस टॉपिक की। तो राजनीतिक जीवन की बात करें तो अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का, तो उसको जरूर देखें, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आप अच्छी तरह से आज उत्तर वैदिक काल के जो आज टॉपिक है इसको आप समझ पाएंगे। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। आइए देखते हैं राजनीतिक जीवन, वहां के लोगों का राजनीतिक जीवन क्या था, वहां की प्रशासनिक इकाइयां कैसी थी, जो वहां का प्रशासनिक ढांचा था वो कैसा था, उसको समझते हैं। तो बात करें तो राजा के राज्याभिषेक पर राजसूय यज्ञ कराया जाता था। राजा का जब राज्याभिषेक होता था उस समय राजसूय यज्ञ कराया जाता था, क्योंकि यहाँ जो अगर देखा जाए उत्तर वैदिक काल को तो पूरी तरह से कर्म कांडों पे आधारित था, इसीलिए यहाँ पे राजसूय यज्ञ कराया जाता था राजा के राज्याभिषेक के समय। अगर बात करें तो जन का आकार था बृहद हो गया था, यानी अगर देखा जाए तो पहले जो जन हुआ करते थे जिसका मुखिया राजन होता था उसका आकार बड़ा हो गया, और बड़ा होकर के अब वो जन नहीं बल्कि जनपद कहलाने लगा और उसको जनपद कहा जाने लगा, उसका आकार और ज्यादा बढ़ा दिया गया। राजा का महत्व एवं शक्ति में वृद्धि हो गई। राजा के महत्व एवं शक्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने पढ़ाया था पूर्व वैदिक काल में ही लोहे का आविष्कार हो गया था। लोहे के आविष्कार से बहुत ज्यादा बदलाव हुए और लोहे के आविष्कार से ही कृषि भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी, और लोहे के आविष्कार से एक क्रांति आई इस युग में। और उसी यही वजह है कि लोहे के आविष्कार की वजह से ही राजा का महत्व एवं शक्ति में वृद्धि हो गया, क्योंकि लोग उसको धन के रूप में प्रयोग करने लगे थे। यहाँ पे देखें तो राजा का जो पद था वो वंशानुगत कर दिया गया, बहुत बड़ा बदलाव देखा गया। जहां पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि पूर्व वैदिक काल में जो राजा का पद होता था वो वंशानुगत नहीं होता था, बहुत छोटे सीमित अधिकार के तहत वहां का राजन चुना जाता था। लेकिन ये देखा जाए उत्तर वैदिक काल में ये पूरी तरह से उत्तर वैदिक काल जो है हमारा वंशानुगत हो गई, यानी राजा का पुत्र ही, राजा के वंशज ही उस पद पे विराजमान हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो सभा, समिति, गण आदि संगठनों का महत्व कम हो गया, क्योंकि राजा जब पावरफुल हो गया, राजा शक्तिशाली हो गया, तो जितनी भी सभाएं थी उनका महत्व कम हो गया, उनको धीरे धीरे उनका महत्व को घटा दिया गया। राजा खुद डिसीजन ले सकता था, जो निर्णय लेना होता था स्वयं राजा ले सकता था। बात करें कर व्यवस्था की, तो आप जानते हैं कि उस काल में अगर देखा जाए पूर्व वैदिक काल में, तो वहां पे बलि एक कर होता था, बलि के नाम से जानते थे उस कर को। और उस कर की अगर बात करें तो बलि टैक्स जो था उस पर कोई दबाव नहीं था, आप अपनी स्वेच्छा से दें या ना दें लोगों के ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन यहाँ पे कर व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और बलि के स्थान पर नया टैक्स पद्धति लाई गई और उसको एकदम नियमित कर दिया गया कि आपको देना ही देना है। अगर बात करें तो रत्नी की संख्या 17 की गई, यानी जो राजा को लेकर के उनको सहायता करने वाले जो अधिकारी गण थे उनकी संख्या पिछली वीडियो में मैंने बताया पूर्व वैदिक काल में 12 हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे उनकी संख्या में वृद्धि की गई और 17 कर दिया गया। देखा जाए अगर तो सेना अभी भी अस्थायी था, सेना को अभी भी अस्थायी नहीं किया गया था, सेना अभी भी अस्थायी था। हाँ, लेकिन ये था कि लोहे के आविष्कार से हथियार जो थे, लोहे के अच्छे अच्छे हथियार बनाए गए, रथ के पहिए बनाए गए, रथ बनाया गया इत्यादि, मतलब सेना में कुछ परिवर्तन हुए, कुछ बदलाव हुए। लेकिन अगर कहा जाए सेना जो थी अभी भी अस्थायी रूप में थी, स्थायी रूप में नहीं थी। न्याय व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी थी, अभी भी न्याय व्यवस्था का यहाँ से कोई वर्णन नहीं मिलता है, कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। न्याय व्यवस्था भी अस्थायी था, स्थायी नहीं था।
अगर देखा जाए तो कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों के प्रमाण मिले हैं। कौशाम्बी जो नगर है वहां से पहली बार पक्की ईंटों के प्रमाण मिले हैं। तो हमने देखा राजनीतिक जीवन में कि राजा के राज्याभिषेक पर राजसूय यज्ञ कराया जाता था। जन का आकार बृहद हो गया, उसको बढ़ा दिया गया, जनपद कर दिया गया। राजा का महत्व एवं शक्ति में वृद्धि कर दी गई। राजा के महत्व एवं शक्ति में जैसे वृद्धि हुई, सभा समिति गढ़ इत्यादि जो भी संगठन थे इनका महत्व कम हो गया। बात करें तो राजा का पद वंशानुगत कर दिया गया, कर व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, बलि के स्थान पर नियमित कर लगा दिया गया। रत्नी की संख्या 12 से बढ़ाकर 17 की गई। सेना अभी भी अस्थायी था, न्याय व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी था और कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों के प्रमाण पाए गए। आइए आगे देखते हैं इसका सामाजिक जीवन, वहां के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। पूर्व वैदिक काल में हमने पढ़ा कि वहां के लोगों का जो सामाजिक जीवन था वो सबसे छोटी इकाई जो थी समाज की वो परिवार या कुल थी। यहाँ भी वही है। आइए देखते हैं, सबसे छोटी इकाई कुल, उससे बड़ा ग्राम, उससे बड़ा विश्व, उसके बाद जन और जन के बाद यहाँ जनपद का निर्माण होता है। कई जन मिलकर के और जनपद का निर्माण करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो परिवार की सबसे छोटी इकाई कुल और जनपद जो है सबसे उच्च इकाई मानी जाती थी। देखा जाए तो यहाँ पे संयुक्त परिवार, पूर्व वैदिक काल में भी मैंने देखा कि वहां भी संयुक्त परिवार था। वहां भी लोग बड़े बड़े घर मिले थे, मकान मिले थे। इससे पता चला कि सभी लोग संयुक्त परिवार में ही जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ भी संयुक्त परिवार में ही लोग जीवन व्यतीत करते थे। देखा जाए तो सबसे बड़ा बदलाव यहाँ हुआ उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का बहुत ज्यादा विस्तार कर दिया गया। वर्ण व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था यहाँ पे जो पहले कर्म आधारित थी, जो काम करता था उसके आधार पे उस वर्ण में रखा जाता था, लेकिन यहाँ पे जन्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था को लागू किया गया। यानी जो ब्राह्मण के घर जन्म लेगा वो ब्राह्मण ही होगा, जो क्षत्रिय के घर जन्म लेगा क्षत्रिय होगा, जो वैश्य के घर जन्म लेगा वैश्य, और जो शूद्र के घर जन्म लेगा वो शूद्र ही होगा। मतलब यहाँ पे जन्म के आधार पे यहाँ पे देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था को लागू कर दिया गया। देखें अगर तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ग में बटे थे। मैंने पुरुष सूक्त में बताया कि पुरुष सूक्त में दिया है, इसका 10वें मंडल में ऋग्वेद के इसका वर्णन मिलता है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो उस समय गोत्र देखेंगे, गोत्र जो है इसका प्रचलन हुआ, ये शब्द आया गोत्र। गोत्र की बात करें तो इसका अर्थ होता है गायों को इकट्ठा करना, यानी गायों को इकट्ठा करना गोत्र का अर्थ होता है। अगर देखा जाए तो जो लोग गायों को इकट्ठा करते थे, जिनके पास ज्यादा गाय होते थे, मूलतः वही लोग गोत्र कहे जाते थे। और उस समय अपने गोत्र में शादी करना, विवाह करना निषेध माना गया कि अपने ही गोत्र में लोग विवाह नहीं कर सकते हैं, अलग गोत्र में विवाह कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो गोत्र का प्रचलन भी वहीं से आया। अगर देखा जाए तो मानव जीवन के आश्रम व्यवस्था, मानव जीवन के आश्रम व्यवस्था का मतलब यह है कि उस समय मनुष्य के जीवन को एक व्यवस्थित रूप दिया गया और उसका टाइम पीरियड बना दिया गया, एक समय अवधि बना दिया गया, उसी को आश्रम व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। आश्रम व्यवस्था की अगर हम बात करें तो देखेंगे इसमें पहला आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की बात करें तो 0 से लेकर 25 वर्ष तक का काल जो होता था, यानी जन्म से लेकर 25 वर्ष तक का जो समय होता था वो ब्रह्मचर्य कहलाता था। और ब्रह्मचर्य में क्या था, तो ब्रह्मचर्य में बस आपको यही था कि शिक्षा ग्रहण करना और कुछ सीखना होता था। शिक्षा ग्रहण करने से संबंधित या कुछ सीखने की जो उम्र होती थी वो जन्म से लेकर 25 वर्ष तक मानी गई। इसे ब्रह्मचर्य जीवन कहा गया, ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था कहा गया। बात करें गृहस्थ जीवन की तो गृहस्थ आश्रम जो है 25 से 50 वर्ष तक इसकी समयावधि रही है। गृहस्थ जीवन का मूलतः यह है कि विवाह करके अपने वंश को आगे बढ़ाना, अपने वंशज को आगे बढ़ाना, अपने समान संतान उत्पन्न करना इत्यादि क्रियाएं इसमें रखी गई गृहस्थ आश्रम में। उसके बाद आता है तीसरा वानप्रस्थ। वानप्रस्थ की बात कर रहे हैं तो इसकी जो समयावधि रही है 50 से 75 वर्ष रही है। इसका मतलब 50 से 75 वर्ष में इसने था कि परिवार से अलग होकर ब्रह्मचर्य, जो ये ब्रह्मचर्य हैं उन्हीं को शिक्षा देना, यानी परिवार से अलग होकर एकांत होकर के, और जो ब्रह्मचर्य है यानी 0 से जन्म से लेकर 25 साल के जो लोग हैं उनको अब ये शिक्षा देने का काम करेंगे। देखा जाए तो लास्ट में चौथा जो हमारा होता था संन्यास। संन्यास होता था, इसकी उम्र जो होता था 75 से 100 वर्ष की समयावधि होती थी।
हमारी सन्यासी जीवन की। सन्यास जीवन की बात कर लें तो इसमें एकांतवास यानी आपको अकेले रहना है, परिवार से दूर, और भगवान का भजन करना है, भक्ति करना है और अपनी मृत्यु का इंतजार करना है कि कब हमारी मृत्यु होगी। ये हमारा लास्ट में सन्यास होता था। आगे अगर देखा जाए तो अगर इन चारों जो हमारा आश्रम है इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ किसे माना गया तो गृहस्थ आश्रम को माना गया, क्योंकि गृहस्थ जीवन जो है 25 से 50 वर्ष था। ऐसा माना जाता था कि अगर वहां पे अगर अपने समान संतान उत्पन्न कर दिया तो पिता के कर्ज से वो मुक्त हो गया, और अगर वहां देखा जाए तो कर्मकांड, पूजा पाठ, यज्ञ वगैरह करवा दिया तो भगवान के कर से मुक्त हो जाता था आदमी। इसीलिए जो है ये गृहस्थ जीवन को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया। बाय द वे आपसे परीक्षा में यदि पूछ लेता है कि जो आश्रम व्यवस्था थी उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम किसे बताया गया तो आप याद रखेंगे सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम जो था वो हमारा गृहस्थ आश्रम था। स्त्रियों की स्थिति की बात कर लें तो जहां पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, उतनी ज्यादा उनमें गिरावट नहीं थी, लेकिन अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यहाँ स्त्रियों की स्थिति दयनीय होती जाती है और स्त्रियों की स्थिति में लगातार गिरावट देखने को मिलता है। आइए देखते हैं हम समिति और विदत जो संस्थाएं थी इसमें पहले स्त्रियां भाग ले सकती थी, लेकिन अब स्त्रियों को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं रहा, इसको समाप्त कर दिया गया। मतलब समिति और विदत जैसे संगठनों में स्त्रियों को भाग लेने से रोक दिया गया। आगे देखें अगर तो पर्दा प्रथा आदि की शुरुआत, पर्दा प्रथा की शुरुआत की गई। बहु विवाह अभी भी प्रचलन में नहीं था, लेकिन शादी पुनर्विवाह का अपने देवर से शादी कर सकती थी उनके पति के देहांत के बाद, ये प्रथा अभी भी प्रचलन में थी। देखा जाए तो ऐत्रेय ब्राह्मण, इसी से पता लगाया जा सकता है, कुछ ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में लिखा हुआ है उससे हम पता कर सकते हैं, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि स्त्रियों की जो स्थिति थी कितनी दयनीय थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा पुत्री को समस्त दुखों का कारण। ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है कि पुत्री ही समस्त दुखों का कारण होती है। उसके बाद देखेंगे तो मैत्रेय संहिता में लिखा है शुरा अथवा इसको बोलते हैं शराब, पासा या इसी को बोलते हैं जुआ की तरह तीसरी बुराई स्त्री है। मतलब इसमें यह कहा गया है कि शराब और जुए की तरह ही तीसरी बुराई स्त्री है। स्त्री को शराब और जुए से तुलना करके दिखाया गया। इससे पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में जो उत्तर वैदिक काल के समय अवधि रही है उसमें स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय रही थी, बहुत ही बुरी कंडीशन थी वहां पे। अगर देखा जाए तो मैत्री, गार्गी और कात्यायनी ये तीन विदुषी महिलाएं थी। उस समय शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार तो नहीं था स्त्रियों के पास, लेकिन फिर भी कुछ स्त्रियां ऐसी थीं जो विदुषी थीं और शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाती थीं। तो जिनमें मैत्री याद रखेंगे, गार्गी और कात्यायनी, ये तीन ऐसी विदुषी महिलाएं जो उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं। अगर बात करें दास प्रथा तो दास प्रथा पूर्वता ही थी, जैसे पूर्व वैदिक काल में था वैसे ही यहाँ भी दास प्रथा देखने को मिलती है। भोजन की बात करें तो भोजन मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन यहाँ पे ग्रहण करते थे लोग। आगे देखते हैं कि विवाह देखेंगे, यहाँ थोड़ा अंतर मिलेगा आपको। वैसे विवाह की बात करें तो विवाह को यहाँ देखेंगे तो विवाह का जो सिस्टम है एक अनुलोम विवाह होता था और एक प्रतिलोम विवाह होता था। अनुलोम विवाह में क्या होता था, अनुलोम विवाह में जो वर पक्ष होता था यानी दूल्हा वाला जो पक्ष होता था वो उच्च श्रेणी का होता था, और जो वधु पक्ष होती थी यानी दुल्हन वाली जो पक्ष होती थी वो निम्न श्रेणी के होते थे। इन दोनों के विवाह होता था, इनसे जो संतान उत्पन्न होता था वो माना जाता था उच्च श्रेणी का संतान। लेकिन वही प्रतिलोम विवाह की बात कर लें तो स्त्री जो होती थी यानी वधु जो होती थी उच्च श्रेणी की होती थी और वर जो होता था निम्न श्रेणी का होता था, तो उससे जो संतान उत्पन्न होता था उसे निम्न श्रेणी का संतान माना जाता था। इस तरह से मैंने देखा सामाजिक जीवन में उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत सामाजिक जीवन कैसा था। तो सामाजिक जीवन में ये सारी चीजें हमने समझा और इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इसको जरूर याद रखेंगे। स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति पूर्व वैदिक काल की तुलना में यहाँ पे काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। अगर देखा जाए आर्थिक जीवन, उनका इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी, उनका जो आर्थिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, तो देखें तो लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व के आसपास की गई, 1000 ईसा पूर्व के आसपास की गई, और लोहे की वजह से ही आर्थिक महत्व बढ़ जाता है उत्तर वैदिक काल में। अगर देखा जाए तो प्रमुख व्यवसाय यहाँ पे कृषि हो जाता है। जहां मैंने देखा पूर्व वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय कृषि थी, वही यहाँ पे देखा जाए तो प्रमुख व्यवसाय के रूप में यहाँ पे कृषि हो जाती है, वहां पशुपालन था। पूर्व वैदिक काल में पशुपालन और यहाँ आकर के कृषि हो गई। अगर देखा जाए तो दूसरा प्रमुख व्यवसाय यहाँ पे पशुपालन को कर दिया गया। हालांकि पूर्व वैदिक काल में पशुपालन पहला मुख्य व्यवसाय था।
काठक संहिता में 24 बैल वाले हल का साक्ष्य मिला है। काठक संहिता में 24 बैल वाले हल का जिक्र किया गया, वर्णन किया गया है। अगर आगे देखें तो कृषि उपज के अधिशेष से, जो कृषि उपज के अधिशेष से व्यापार को बढ़ावा मिला। मतलब कृषि की बात करें तो पैदावार दो तरह की, एक तो आदमी अपने जीवन निर्वाहन के लिए पैदावार करता है, फसल उगाई केवल अपने खाने भर का हुआ, उससे उसका जीवन कट जाता है, बेच नहीं पाता। लेकिन कुछ अधिशेष बच जाता है, यानी अपने निर्वाहन से ज्यादा अगर पैदावार हो जाती थी तो उसको बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। इस तरह से कृषि के अधिशेष से व्यापार को बढ़ावा मिला। आगे अगर देखा जाए तो विदेशी व्यापार के प्रमाण, यहाँ से विदेशी व्यापार के भी प्रमाण मिले हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बहुत सीमित स्थानों पर विदेशी व्यापार के भी साक्ष्य से पाए गए हैं। मुद्रा की इकाइयां की बात करें, लोग किसमें काउंटिंग करते थे, तो मुद्रा की जो इकाइयां थी वो देखेंगे तो मुद्रा की इकाइयां निष्क और शतनाम, निष्क और शतनाम दो इकाइयां थी मुद्रा की। आगे बढ़ते हैं तो सिक्के का प्रचलन उस समय नहीं था, हालांकि उस समय मुद्रा की इकाइयां थी लेकिन सिक्के का प्रचलन का प्रमाण कहीं से कोई नहीं मिला है। अगर देखें तो नगरीकरण को बढ़ावा मिला, जैसे जैसे लोहे का आविष्कार हुआ, व्यापार बढ़ने लगा, लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा तो लोग शहरीकरण की तरफ बढ़ावा होने लगा लोगों का, और लोगों ने क्या किया, वहां पे नगरी जीवन की तरफ अग्रसर हो गए और नगरी जीवन को जीने का मतलब नगर का विकास शुरू हो गया। देखें अगर तो धार्मिक जीवन, इनका धार्मिक जीवन कैसा था, तो सबसे बड़ा बदलाव धार्मिक जीवन में देखने को मिलता है उत्तर पूर्व वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में। अगर देखा जाए तो धार्मिक जीवन में यज्ञ कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया, यज्ञ और कर्म कांड को बहुत ज्यादा जटिलता से दिखाया गया, बहुत ज्यादा जटिलता से अपनाया गया, यहाँ पे इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष, मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में संघर्ष करने लगे अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए। ब्राह्मण कहते थे हम श्रेष्ठ हैं, क्षत्रिय कहते थे हम श्रेष्ठ हैं, उन दोनों लोगों का आपस में जो है आपस में संघर्ष देखने को मिलता है। अगर बात करें यहाँ पे प्रमुख देवता, तो प्रमुख देवता प्रजापति थे, और प्रजापति जो थे इनको निर्माता का देवता, ये निर्माण का देवता माना जाता था। अगर बात करें विष्णु, विष्णु देखें विष्णु पोषक एवं रक्षक थे, विष्णु जो देवता थे वो पोषण एवं रक्षक के देवता माने जाते हैं। रुद्र की बात करें तो रुद्र देवता पशुओं के देवता हैं, और वरुण की बात करें तो ये जल देवता हैं, और पूषण शूद्रों के देवता हैं। जबकि पूषण को मैंने पूर्व वैदिक काल में बताया था कि ये पशुओं के देवता थे, यहाँ शूद्रों के देवता बता दिए गए। आगे देखते हैं यहाँ पे यज्ञ, कुछ यज्ञ लोग करवाते थे क्योंकि जब पैसा ज्यादा लोगों के पास, फाइनेंशियल स्थिति उनकी सही हो गई, जो उनके पास आर्थिक स्थिति थी वो ठीक हो गई, उसके बाद जब पैसा हो गया तो पैसा खर्च करने के लिए आखिर कहाँ खर्च करते लोग, उसके लिए उन्होंने एक इंतजाम सोचा। और क्या इंतजाम सोचा, यही इंतजाम सोचा उन लोगों ने, पैसे को खर्च करने का एक उपाय सोचा, यज्ञ करवाते थे लोग। और यज्ञ में देखेंगे तो यज्ञ में बहुत ज्यादा बलि प्रथा को बहुत ज्यादा लोगों ने बढ़ावा दिया था, बहुत ज्यादा वहां पे बलि प्रथा को लोगों ने अपनाया था। यहाँ पे देखें कुछ यज्ञ है, पहले मैंने बता दिया था शुरू में ही कि राजा के समय, राजा के राज्याभिषेक के समय पर राजसूय यज्ञ करवाया जाता था, ये अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए लोग करवाते थे राजसूय यज्ञ। बात करते हैं यहाँ पे तो वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ ये शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था, अपना अपना पावर दिखाने के लिए कि हमारे पास हमारा राजा इतना शक्तिशाली है या मेरा राजपाट इतना शक्तिशाली है, ये दिखाने के लिए वाजपेय यज्ञ कराया जाता था। अश्वमेध यज्ञ बहुत पूछता है, अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो राज विस्तार के लिए घोड़ा दौड़ा देते थे, मतलब राज विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था, घोड़े को छोड़ दिया जाता था, घोड़ा जहां तक दौड़ता चला जाता था वहां तक उसका राज्य विस्तार मान लिया जाता था, ये प्रथा थी। और ये दो यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखेंगे तो 24,000 बैलों की बलि दी जाती थी, इस यज्ञ में 24,000 बैलों की बलि दी जाती थी। इस तरह का उस समय कर्मकांडों की बहुत जटिलताएं थी, बहुत ज्यादा यहाँ पे कर्मकांड को बढ़ावा मिला। यज्ञ में कर्मकांड एवं बलि की प्रधानता थी, पूरी तरह से देखा जाए तो यज्ञ कर्मकांड और बलि प्रथा को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता था। उपनिषदों में इन कर्मकांडों की आलोचना की गई है, ये जितने कर्मकांड हैं इन कर्मकांडों की आलोचना उपनिषदों में की गई। 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषद लिखे गए, और उपनिषदों में जिन लोगों ने लिखा उपनिषदों में काफी इसकी आलोचना देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से जटिलताएं और कर्मकांड वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से जटिल बना दिया गया था, जिसका विरोध किया गया, जिसकी आलोचना की गई उपनिषदों में। इन्हीं सब कर्मकांडों की वजह से ही, इन सब से निकलने के लिए लोग इन कर्मकांडों से और धर्म के इस अंधविश्वास से निकलने के लिए
लोग बाहर जाने के लिए यहां से देखने को मिलता है कि दो नए धर्मों का उदय होता है। जो लोग इस कर्मकांड को छोड़ के उस धर्म की तरफ जाना चाहते हैं, जो लोगों का मन में ये था कि इस धर्म को छोड़ के त्याग करके यहाँ जो कर्मकांड है इसको छोड़ के दूसरे धर्म को स्वीकार करें, तो दो नए धर्म का, दो नए समाज का उदय होता है, जिसमें आप पढ़ेंगे बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध की देखा जाए तो उनकी नेतृत्व में बौद्ध धर्म, और जैन धर्म को आप जानते हैं महावीर जैन की नेतृत्व में किया गया। तो नए समाज का उदय होता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इस तरह से हमने देखा कि धार्मिक जीवन में यज्ञ कर्मकांडों का महत्व बढ़ा दिया गया और ब्राह्मण क्षत्रिय आपस में संघर्ष करते रहे। प्रमुख देवता याद रखेंगे आप प्रजापति को। बाकी देखा जाए अगर तो यहाँ पे कुछ वैदिक कालीन नदियां हैं जिनका वर्णन यहाँ पे दिया गया है। वैदिक कालीन नदियां, पहले उनका क्या नाम था और आज वर्तमान में उनका क्या नाम है, उसको देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो वितस्ता नदी, वितस्ता नदी को आज झेलम नदी के नाम से जानते हैं। परुष्णी नदी जो है उसको रावी नदी के नाम से जानते हैं। सतुद्री नदी को हम सतलज नदी के नाम से जानते हैं, और अश्विनी को चिनाब नदी के नाम से जानते हैं, और सदा नीरा को गंडक नदी के नाम से जानते हैं। सदा नीरा को गंडक नदी के नाम से और कुभा को काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। विपाशा, पूर्व नाम विपाशा और आज इसका नाम है व्यास। और सरस्वती का नाम घग्गर नदी है। सरस्वती चूंकि विलीन हो चुकी है, सरस्वती का नाम घग्गर नदी है। आई होप कि आप लोगों को मेरा पढ़ाना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि कोई भी शिक्षा से वंचित न रह जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।